नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह तो तय है कि धामी सरकार की कैबिनेट में मंत्री रहे यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद इस बार बाहर हैं, क्योंकि यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत कांग्रेस में जा चुके हैं और यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं। लिहाजा इन तीनों ही जगहों पर 3 नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। वहीं दावेदारों में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, रायपुर विधायक उमेश शर्मा, इसके अलावा ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी समेत कई ऐसे नाम हैं जो कि शामिल हैं और इसके साथ ही कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। ऐसे में कुछ और नए चेहरे जो कि मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। अब माना यह जा रहा है कि संगठन ने मंत्रिमंडल का खाका तैयार कर लिया है और मंगलवार को धामी की दूसरी सरकार के नए मंत्रियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। इसके बाद बुधवार को धामी और सभी मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो धामी मंत्रिमंडल पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है और अब इस मंत्रिमंडल के अंदर किसको शामिल किया जाएगा, अब चर्चा इस बात को लेकर के है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको इस बार निसंदेह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिलेगी। कुछ पुराने चेहरे ऐसे हैं जिनको यह माना जा रहा है कि ये बाहर हो जाएंगे। और अब देखना यह है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मंत्रिमंडल के अंदर किन चेहरों को मौका मिलता है। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिल सकती है। एक बार ग्राफिक के जरिए इसको समझिए। तो सबसे पहले सतपाल महाराज, इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना निसंदेह आप इसको मान सकते हैं कि यह बिल्कुल पुख्ता जानकारी है। सतपाल महाराज एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। मदन कौशिक को भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिल सकती है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन सिंह रावत को भी जगह मिल सकती है। ये संभावित मंत्रिमंडल के वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा विशन सिंह चुफाल को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही ऋतु खंडूरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सुबोध उनियाल को भी जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का चेहरा इस बार सुबोध उनियाल भी हो सकते हैं। फिर गणेश जोशी को भी इस बार मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही फिर उमेश शर्मा काऊ को भी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल के अंदर। मुन्ना सिंह चौहान को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे संभावित नाम हैं जिनकी चर्चा है। रेखा आर्य एक बार फिर से मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना सकती हैं, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। फिर प्रेमचंद अग्रवाल को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। अरविंद पांडे को भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल के अंदर। तो कुछ पुराने नाम और कुछ नए संभावित ये वो चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। किशोर उपाध्याय को भी इस बार ये जो संभावित मंत्रिमंडल है उसमें जगह दी जा सकती है। सौरभ बहुगुणा को भी जगह इस बार मंत्रिमंडल के अंदर मिल सकती है। आदेश चौहान इनका नाम भी है। तो कुल ये वो नाम है जो हमने आपको बताया है और इन नामों को लेकर के समय सबसे ज्यादा चर्चा है। तो अब देखना यह है कि धामी का जो संभावित मंत्रिमंडल है वो कौन होगा और इसके अंदर जो क्या नए चेहरे हैं उनको भी इस बार तरजीह मिलेगी या उनको मौका दिया जाएगा और किस विजन के साथ इस बार का ये जो मंत्रिमंडल है वो काम करेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नवीन ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका भी स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले आपके ही पास आएंगे, क्योंकि कल सस्पेंस ये खत्म हुआ कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन अब संभावित मंत्रिमंडल को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। क्या कुछ नया देखने को भी मिल सकता है इस बार? आपका पहला रिएक्शन में इस पर चाहूंगा। जी, जिस प्रकार पिछले कल मुख्यमंत्री के चेहरे पे सस्पेंस खत्म हुआ, उसी प्रकार थोड़ा और इंतजार कीजिए। कल इस वक्त तक सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा और सारा चित्र आपके सामने होगा। निश्चित तौर पर कल नया मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ शपथ ग्रहण में जो है शामिल होगा और सारी चीजें जो है मीडिया के सामने क्लियर हो जाएगी। आप सबको भी निमंत्रण हम लोगों ने दिया है और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल आप जो है हमारे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड की जनता के साथ साथ आप भी भागीदार बने। चलिए नवीन जी, मैं समझता हूं मेरे लाख पूछने के बाद भी आप नाम तो खैर नहीं बताने वाले, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा कि क्या कुछ नए चेहरे ऐसे जिनको मौका मिल सकता है। आप नाम ना भी बताएं तब भी इस ओर तो इशारा कम से कम आप कर सकते हैं। बाकी कल का इंतजार तो हम सबको है। नवीन जी, देखिए आयुष जी, कोई इशारा नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो सारे लोग कल उसमें होंगे। और अभी शाम को जो 1-2 बैठकों के दौर होने, उनमें सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं पार्टी का,
तो निश्चित तौर पर जो है ये सारी चीजें अभी तक मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के संज्ञान में नहीं है। ये सारा फैसला शीर्ष नेतृत्व नहीं कर। चलिए, लखपत बुटोला जी, कैसे देखेंगे आप इसको? एक तो कल पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होता है मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद अब उनके मंत्रिमंडल में कौन हिस्सा होगा ये हालांकि उनका अपना विषय है, लेकिन फिर भी आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो पुष्कर सिंह धामी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे होना, और अब कुछ नामों की जो चर्चा है प्रदेश के अंदर, उस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। निश्चित रूप से आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं नई सरकार को, पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड की जनता ने उनको जिताया है, उस पे वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उसे परीक्षा को पास करेंगे। पिछली बार की तरह भाजपा एक जनादेश का अपमान न करके और एक इस तरह का बीच में 5 साल के लिए पूरा का पूरा समय उनको देगी, टेन्योर उनको पूरा मिलेगा, मुख्यमंत्री न बदले और उनको जो उन्होंने जो सोचा है, जो विजन उत्तराखंड के लिए है, वो उसको पूर्ण कर पाए, पहली बात। दूसरी बात है, कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जहां तक अभी भाजपा ने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में भाजपा कह रही थी कि हम उनके नेतृत्व में जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो वो तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट का स्वरूप भी शायद इस समय कुछ नौजवान ऊर्जावान साथी जैसे हमारे नवीन ठाकुर जी जैसे योग्य व्यक्ति आएंगे और प्रदेश के लिए एक नए जज्बे और जुनून के साथ काम करेंगे। इसके लिए मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। नवीन जी, चलिए, लेकिन अब आगे सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग सब इंतजार करेंगे कि कल तो ये तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन अब विजन क्या है? क्योंकि एक तो आप लोगों के सामने अब चैलेंज ये है, जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री बार बार ना बदलना पड़े, जिसको कैप्टन बनाए कम से कम वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करे, और दूसरा ये है कि जो तमाम वायदे आप लोगों ने जनता के साथ किए थे उसको सही रूप से आप लोग जमीन पर उतार पाए, इसके लिए मंत्रिमंडल का जो सहयोग है वो भी मिलते रहना बहुत जरूरी है। दोनों ही विषयों को कैसे साधेंगे आप? आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर जरूर चाहूंगा नवीन जी। देखिए आयुष जी, चूंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सारे मिथकों को तोड़ते हुए पुनः हमें जो है भारी जिम्मेवारी उत्तराखंड की सेवा की सौंपी है, इसलिए निश्चित तौर पर हम अधिक विनम्रता के साथ, बहुत अधिक मेहनत के साथ, इस प्रकार 5 वर्ष हमने उत्तराखंड की जनता की सेवा की, उसी प्रकार से अगले 5 वर्ष भी हम उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे। और उत्तराखंड के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता का हमारे जो विजन है उसमें हमने ध्यान रखा है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ विजन है। हम इस प्रदेश से बेरोजगारी को भी अतिशीघ्र जो खत्म करने का प्रयास करेंगे और हम 5 साल के अंदर अंदर इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करेंगे। ऐसा विजन लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। लखपत बुटोला जी, देखिए, अब एक तो आप लोग सत्ता में नहीं आए, ये बात ठीक है, लेकिन जनता ने आपको मैंडेट तो कम से कम विपक्ष में और मजबूत विपक्ष के तौर पर दिया है। विपक्ष की भूमिका को इसमें कैसे देखेंगे? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर निगाहें अब आप लोगों के ऊपर भी होंगी कि आप लोगों ने उन मुद्दों को कैसे उठाया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है, और क्या कांग्रेस के अंदर भी अभी सब कुछ ऑल इज वेल है कि उस भूमिका को कम से कम आप लोग निभा पाए? लखपत बुटोला जी देखिए, हमने पिछली बार भी निश्चित रूप से सरकार के जितने भी गलत फैसले थे उनको लेकर सड़क से लेकर सदन तक निश्चित रूप से हम उस पर काम कर रहे थे लगातार, और हमने उन मुद्दों को उठाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं उठाए। इसीलिए कांग्रेस को 39% के आसपास वोट पड़ा है। कांग्रेस का जो उम्मीदें थी, कांग्रेस को जो उत्तराखंडियत के स्वाभिमान को लेकर, जो हम एक यहाँ के रहन सहन खान पान से लेकर सारी चीजों को लेकर के हम एक मजबूत ताना बाना जो सपना दिखाना चाहते थे, जिसको लेकर के हम उसको पूरा करने चाहे, वो बातें हम जनता को डिलीवर नहीं कर पाए। उसमें कहीं कोई कमी रही होगी हमारी तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, विधायक की तरफ से, लेकिन हमने पिछली बार भी एक विपक्ष के रूप में सशक्त भूमिका निभाई। चाहे वो महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पलायन हो, चाहे वो खनन का मामला हो, हर मामले को हमने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया। देवस्थान बोर्ड चाहे उसके अंदर हो, और उसको लेकर सरकार कई मामलों में यू टर्न हुई, उन्होंने कई फैसलों को हमने रिपील भी करने का काम किया है। हमने अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन जो चुनाव में जिन नजरे के साथ और जिस सपने के साथ हम चुनाव में गए थे, उस सपनों को साकार करने की हम बातें कर रहे थे, उन बातों को हम जनता तक डिलीवर नहीं कर पाए, उसमें हम कमियां मानते। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा लगभग 5.5-6% वोट बैंक बढ़ा है, भाजपा का वोट बैंक घटा है, विधायक भी घटे, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में आखिर में संख्या बल महत्वपूर्ण होती है, जिसकी सरकार बन जाती है उनको बधाइयां हमारी तरफ से हम देते हैं, पूरी पार्टी की तरफ देते हैं। हम देखेंगे 1 साल तक ये सरकार काम करेगी,
अच्छा काम करेगी, उत्तराखंड के लिए काम करेगी। तो हमने पिछली बार भी आपने देखा, हमारे हरीश रावत जी से लेकर कई नेताओं ने, जब भाजपा ने अच्छे फैसले लिए, उनका स्वागत भी किया है और उनको हमने कहा भी है, उनकी बुरी बुरी प्रशंसा भी की है। लेकिन सरकार ने जब गलत फैसले लिए तो उनका हमने आलोचना भी की और उसका विरोध भी दर्ज किया। अभी हम देखेंगे सरकार कुछ समय तक क्या फैसले लेती है, क्या सरकार की नीति है, क्या नियत है, किस ओर सरकार जाना चाहती है। और सरकार अच्छे रास्ते पर चलेगी तो हम उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन ये सरकार अपने जो विजन है उससे भड़केगी, उत्तराखंड के स्वाभिमान के साथ छेड़खानी करेगी, तो निश्चित रूप से हम सड़क से लेकर सदन तक उसका संघर्ष करेंगे। क्योंकि हमें संघर्ष करने का जनता ने पुनः कहा कि आप संघर्ष कीजिएगा, और भाजपा ने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किया। मैं एक बात जोड़ सकता हूं कि लोकतंत्र में आप जानते हैं कि बहुत बार विकास ही मुद्दा नहीं होता। यदि विकास मुद्दा होता तो इस देश की सत्ता से कांग्रेस कभी सत्तावाद से बाहर नहीं होती। जिस तरह के इस देश ने 1947 का इतिहास देश ने देखा, जिस तरह से भारत की उस समय परिस्थितियां थी और हिंदुस्तान का कोई गांव, कोई ब्लॉक, कोई कस्बा ऐसा नहीं था, कोई देश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पे सीएससी पीएससी सेंटर कांग्रेस ने खोला, सड़कों से ने जोड़ा, स्कूलों से ने खोला, डिग्री कॉलेजों से ने जोड़ा, सारी चीजें कांग्रेस ने की। लेकिन चुनाव जीतने के बहुत सारे और मानक होते हैं, वो मानक कांग्रेस को नहीं आते, उस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं आते। आज मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ। नई सरकार बनी है, नवीन जी से भी हम कहते हैं कि नवीन जी बहुत प्रखर हमारे साथी भी है और बहुत अच्छी बातें भी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार जो आगे काम करेगी उसको ये भी रास्ता दिखाएंगे, जो जिम्मेदारी इनको मिली उन जिम्मेदारी को समझेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे और सरकार अहंकार को छोड़ करके जनता की सेवा में लगेगी। उत्तराखंड के जो सपने उनको पूरा करने का काम करेगी। ये शुभकामनाएं मैं आज सरकार को भी दे सकते हैं, नवीन भाई को भी दे सकते हैं, हमारे ढेर सारी नई सरकार को, नए मंत्रालय जो आएगा उसको अग्रिम शुभकामनाएं यही मैं कह सकता हूँ। नवीन जी देखिए, इसके पहले जब हम लोग देखते हैं खासतौर से 2017 का विधानसभा का चुनाव, तो आपकी सीटें भी ज्यादा थीं और आप लोग इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। उस समय आप लोगों ने जो चेहरे के तौर पर सामने रखा, जिस शख्स को 3 साल के बाद आपको उसको हटाना पड़ा, अब जनता के जहन में सवाल ये है कि अब जिस शख्स को आप लेकर के दोबारा से कह रहे हैं कि हम इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 5 साल निर्बाध वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसकी इंश्योरिटी कैसे जनता को होगी, कैसे समन्वय बैठा पाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। और क्योंकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़ करके किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं रहा कि कोई 5 साल का कार्यकाल किसी ने उसके बाद पूरा किया हो। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इससे कैसे निपटेंगे नवीन जी? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक कारणों से अगर हमने दायित्व बदले तो उसका असर उत्तराखंड के विकास पर नहीं पड़ा। हमने 5 वर्षों तक उत्तराखंड के विकास का पहिया नहीं रुकने दी। और आप देखिए, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री जो हमने दायित्व चेंज किए, किसी का कोई इस तरह का बयान नहीं सुना आपने। लेकिन आप देखिए, पंजाब में कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बदला तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश अध्यक्ष देशद्रोही है। कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार की टिप्पणियां की। तो ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। आदरणीय लखपत बटोला जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता तक डिलीवर किया। हमने जनता तक विकास डिलीवर किया, हमने जनता की सेवा की। कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जहां खून की जरूरत थी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जहां मास्क की जरूरत थी हमारे महिला मोर्चा ने मास्क वितरण किया, जहां कच्चे राशन की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा राशन दिया, जहां कहीं जो है भोजन पका के देने की, ये सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 वर्ष किए। कोरोना काल के दौरान हम जनता की सेवा के बीच में खड़े रहे, जहां जहां जनता को हमारी जरूरत थी हमने किया। डॉक्टर्स की भर्ती हमने की, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने कम थे वो हमने उपलब्ध कराए, बेडों की क्या व्यवस्था थी, कांग्रेस किस प्रकार खस्ताल छोड़ के गई थी, उन सारी चीजों को दुरुस्त करने का काम हमने किया। इसी कारण उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना जो आशीर्वाद दिया। और मैं पुनः कह रहा हूं कि हम अधिक विनम्रता के साथ, क्योंकि अधिक भार हम पर है, और अधिक मेहनत के साथ जो है हम उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे। जो विकास हमने 5 वर्ष जो अनुव्रत जारी रखा, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में हम शामिल करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। बिल्कुल। लेकिन नवीन जी, इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल यह है, क्योंकि अभी तो देखिए आपने पुष्कर सिंह धामी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया खटीमा से, हालांकि वो अपना चुनाव हारे। अब जो बाई इलेक्शन होंगे वहां पर पूरे विपक्ष का फोकस ये होगा कि किसी तरह से वो भी अपनी जीत को वहां पर सुनिश्चित करे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि 6 महीने के अंदर एक ऐसी सीट और उस सीट से लड़कर चुनाव को जीतना। यहां पर आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती कम से कम अभी आप लोगों की पार्टी के सामने है, जिस चेहरे को आप लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर इस समय प्रोजेक्ट किया है? नहीं, देखिए आयुष जी, कोई चुनौती नहीं है।
निश्चित तौर पर आप देखिए 6 से 7 विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की घोषणा की है और वो जीते हुए विधायक है भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। पुष्कर धामी जी जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के बताएंगे। लखपत बुटोला जी, चूंकि देखिए आपने कहा कि आप लोग अपनी विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, सकारात्मक बातें भी आज आपने कही, लेकिन सवाल यह है कि जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान, वो नजर आता है जब चुनाव से ठीक पहले विपक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाता है, लेकिन लगातार वो कंटिन्यूएशन बना रहे। मुझे लगता है तब जनता के बीच में आप लोग अपनी उपस्थिति को बेहतर तरीके से दर्ज करवा सकते हैं। आज ही महंगाई का इशू है, देखिए आज सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी कहीं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई दिखी। अब सवाल यही है कि आज से ही अगर आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो विपक्ष की भूमिका को आप लोग कैसे निभाएंगे और उत्तराखंड की जनता कैसे भरोसा करेगी एक मजबूत विपक्ष के ऊपर? लखपत जी देखिए मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि हम कह ही रहे थे, ये पहले से कहते कि तेलों की कीमत तो बाजारीकरण है, बाजार के 5 का नियंत्रण, हमारे पास कोई नियंत्रण। 135 दिनों में क्रूड ऑयल पिछले कुछ दिनों में $130 पर बैरल तक बिक गया, लेकिन आज वही क्रूड ऑयल $98 करने वाली बात है। कांग्रेस पहले से कह रही थी, हमने पहले भी चर्चा किया, लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह से भाजपा आज बहुत सारी चीजें गिना रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं इतना अच्छा काम क्या होता तो भाजपा के सीएम स्वयं अपने नाम पे वोट मांगते, इनके विधायक अपने नाम पे वोट देते। जिस तरह से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड में कम से कम 15 से 16 विधायक, नवीन भाई को पता है कि जनता ने कैसे दौड़ा उनके क्षेत्रों से, उनको भगाने का काम किया गया, उनका बहिष्कार करने का काम किया गया। लेकिन 7 बजे एक काम करना, विनर को ढूंढना, यहीं पे होंगे आसपास, बोलना नवीन भाई की डिबेट सीट है, वो बोल रहे नोट करना, जो भी जिम्मेवारी हो 7:30 बजे मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। अभी तो सरकार बनी है, सरकार का गठन होना है, कैबिनेट का गठन होना है। हाँ बोल रहा हूँ 7:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे। हम निश्चित रूप से देखेंगे सरकार का विजन क्या है, कहाँ ढूंढ के विनर को बता देंगे। डिबेट दूसरी बात आपने कहा महंगाई, कांग्रेस के टाइम में 2008 में जब खाड़ी युद्ध हुआ तब क्रूड ऑयल $156 पर बैरल का, डीजल पेट्रोल 50 से 56 रुपया बढ़ रहा था। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि विकासी मानक होता तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं होती, मैंने वो पहले बात कही है। और आज इधर पेट्रोल के दाम बढ़े, लोगों को अच्छे लग रहे, आज तो महंगाई डायन नहीं लग रही लोगों को, महंगाई तो बिल्कुल हेमा मालिनी लग रही, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्कुरा सकते हैं हमारे मित्र नवीन ठाकुर जी, बिल्कुल लग रहे, उन्होंने डायन को भी हेमा मालिनी बना दिया, तो ये उनकी कला है, ये भाजपा को आता है। और लेकिन उसी में तो मैंने पूछा ना लखपत जी, देखिए यही तो आपकी भूमिका आती है ना, यही तो आपकी भूमिका आती है। विपक्ष का तो काम ही यही है, लेकिन अगर आप लोग अभी भी उन सारी चीजों को लेकर के एग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर इंतजार आपको चुनाव तक करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि ये लोग प्रचार अच्छा करते हैं, जीत जाते हैं। इस देश को विपक्षी जरूरत कहाँ पड़ रही? मैं आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस लगातार 5 साल से महंगा, इस देश के अंदर आप सोचिए 100 इंडेक्स में 115 नंबर में दुनिया में, इस देश के अंदर जीडीपी से ज्यादा हम पे कर्ज है, इस देश के अंदर 57 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। अब उसके बाद भी नवीन भाई कहेंगे कि भाई क्रूड ऑयल पे दुनिया की सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लेती। नवीन भाई कहेंगे इतनी कमियां तो जनता तो क्यों जिता रहे हैं हमें? तो हम भी यही कह रहे हैं कि जनता को जब डायनी जब हेमा मालिनी लग रही तो क्या कर सकता विपक्ष? मैं ये जरूर कह रहा हूं। नहीं, और इसलिए आयुष सीटें हैं आपके पास ना, उसको बढ़ाना है ऐसे। लेकिन जब जनता सुनने को तैयार नहीं है, मैं आपसे कह सकता हूं लोग लगातार, चाहे वो चुनाव हो चाहे परिस्थितियां हो, चलिए मैं नवीन जी का इस पे एक रिएक्शन लेता हूं। देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अलग अलग प्रदेश में कुछ और पार्टियां भी तो जीत रही है ना। इसका मतलब तो ये है ना कि आप लोगों की नीतियों पे शायद भरोसा नहीं हो रहा। जनता ऐसा नहीं है, सही मुद्दे को उठाएंगे तो आपके साथ जरूर आएगी, सही मुद्दे उठाएंगे तो आपके साथ जरूर आएगी। इस देश का आयुष जी मैं जवाब ठीक है, अब मैं नवीन जी से जवाब ले लेता हूँ। हाँ लखपत जी, एक सेकंड। नवीन जी देखिए आयुष जी, लखपत भाई आपकी पार्टी जो चिंतन कर रही है ना हार पे, अगर वो जनता से ही पूछ ले तो हार के कारण बता देंगे। हार का जो प्रमुख कारण कांग्रेस का है कि जनमत का अपमान करना। आप देखिए खुलेआम बोल रहे हैं कि जनता अगर विकास की बात होती तो कांग्रेस को जिताती। कांग्रेस ने विकास कहां किया 70 साल तक? केवल नारे देने का काम आपने किया। अभी आप जो समस्याएं गिना रहे थे, 70 साल आप जो है सत्ता में रहे, आपने क्या किया? 70 साल में 2 एम्स खोले कांग्रेस ने। सुनने का थोड़ा मादा रखिए भाई, आपके सारे झूठ में बहुत शिद्दत से सुन रहा था। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जनता ने भी इतनी बड़ी मार मारी है, मैं भी शुरू हो जाऊं तो जरा जमेगा नहीं। देखिए मैं बहुत विनम्रता के साथ
मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, 2 मिनट मेरा सुन लीजिए। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो इस देश की जनता कांग्रेस को ऐसे ना निकाल दे। आप विकास की बात करते हैं, आप उत्तराखंड का उदाहरण लीजिए। 17 में जब आप विदा हुए, इस प्रदेश में केवल एक ऑक्सीजन प्लांट था। हमने 85 ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए 2 महीने के अंदर। जब आप विदा हुए 116 वेंटिलेटर थे, हमने 2000 वेंटिलेटर खड़े किए। जब आप विदा हुए थे तो केवल 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, हमने 15000 ऑक्सीजन सिलेंडर खड़े किए। जब आप विदा हुए थे केवल 1000 डॉक्टर छोड़ के गए थे, हमने 2500 डॉक्टर भर्ती किए। तो ये विकास का मानक है। हमने जनता की सेवा की, हम जनता के साथ खड़े रहे कोरोना काल में। आपके कार्यकर्ताओं की तरह एसी रूम में बैठ के भाषण नहीं दिया हमने टीवी चैनल पर। हमारे चलिए कार्यकर्ताओं ठीक ने है, ब्लड की जब मुझे जरूरत अब पड़ी तो यहीं पर ब्लड समाप्त डोनेशन करना कैंप पड़ेगा। लगाए। मेरे जब पास मास्क समय की नहीं है। जरूरत आप लोग का पड़ी तो शुक्रिया अपना मास्क समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मंत्रिमंडल का चेहरा कौन होगा और इसके अलावा विपक्ष की भूमिका क्या होगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।